दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें, यूपी सरकार की अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी। 15 अक्टूबर के बाद से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई। किसी बंद कमरे में 50% लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। बता दें, केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजकों को नई गाइडलाइन से राहत मिल सकती है। और वह अगली खबर बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, भाजपा के कुशासन का असली रंग देख रही है जनता। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप का शिकार हुई 19 वर्षीय युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा है। और तो वहीं विपक्ष भी प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट कर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। वहीं बसपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की है। भाजपा के कुशासन का असली रंग देख रही जनता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाथरस की घटना पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने लिखा कि हाथरस की मृतका के परिजनों को शासन के मुख्य आदेश पर प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। अब जनता भी ऐसे ही इन सत्ताधारियों को दौड़ा दौड़ा कर इंसाफ की चौखट तक खींच के ले जाएगी। भाजपा के कुशासन का असली रंग जनता देख रही है। कपटियों का लबादा उतरते अब देर नहीं लगेगा। बड़ी खबर बता दें कि यूपी पुलिस की हिरासत में राहुल गांधी और प्रियंका बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के गेस्ट हाउस में रखा गया दोनों को। जी आपको बता दें कि हाथरस गैंग रेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यूपी पुलिस के साथ झड़प हुई है। हाथरस जा रहे राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर बुद्ध सर्किट के गेस्ट हाउस ले गई है। वहीं कांग्रेस से कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यूपी पुलिस द्वारा हाथरस जाते समय हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला को गौतम बुद्ध नगर में बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट ले जाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे। हालात समान होने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने पुलिस से पूछा कि उन्हें किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। झड़प के बाद राहुल गांधी यमुना एक्सप्रेस वे पर धरने पर बैठ गए थे। प्रियंका गांधी भी उनके साथ धरने पर बैठी हुई थी। पुलिस ने अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया है। इस बीच एक कार्यकर्ता के सिर पर चोट भी लगी है और उसके सर से खून निकल रहा है। आपको बता दें, यूपी पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका को जेपी के F1 गेस्ट हाउस ले गई है। एक्सप्रेस वे पर यह गेस्ट हाउस स्थित है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा किया। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी को लाठियां मारी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि राहुल और प्रियंका को समझाया जा रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि उन्हें हाथरस नहीं जाने को समझाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर रोके जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेले यहां से हाथरस जाना चाहता हूं। मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए। पुलिस ने कहा कि हम आपको यहां से आगे नहीं जाने देंगे, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपको धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि हाथरस की बेटी के परिजनों के आंसू पोंछने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की करना और गिरफ्तारी करना निंदनीय है। सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में आवाजों को दबाना अहंकार की निशानी है और यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। सचिन पायलट ने देश की बेटियों के लिए न्याय की बात भी लिखी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि इसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की घटनाक्रम के दौरान की तस्वीरें भी पोस्ट की।
और वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस का लापरवाह रवैया बहुत निंदनीय है। ये उन लोगों के लिए निंदनीय है जिनकी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है। पवार का साथ देते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि ये घटना दिखाती है कि भाजपा का काम राम का नाम लेते हुए नाथूराम की तरह काम करना है। जयंत पाटिल ने कहा कि एक प्रमुख राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के साथ इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से निंदनीय है। और वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि किसी पार्टी के नेता के पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां हाथरस जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देशमुख ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि यूपी सरकार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता को पीड़ित परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं दी। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और वह अगली खबर बता दें कि कंगना ने किया शूटिंग शुरू करने का ट्वीट, मांगी दुआएं तो लोगों ने किया ट्रोल। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स मामले पर फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को निशाने पर लेने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत अब खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद एक बार फिर फिल्मों में वेब सीरीज और टीवी शो की शूटिंग हो रही है। हालात धीरे धीरे सामान्य होने पर कलाकार भी अपने काम पर लौट रहे हैं। इसी क्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए काम पर लौट रही हैं। आपको बता दें कि अपने कुछ सेल्फी फोटो पोस्ट करते हुए कंगना ने कैप्शन में लिखा, प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही खास दिन है। 7 महीने के बाद काम पर फिर से लौट रही हूँ। अपने सबसे महत्वाकांक्षी द्विभाषी प्रोजेक्ट थलाइवी के लिए दक्षिण भारत की तरफ जा रही हूँ। महामारी के इस आजमाने वाले वक्त में आपकी दुआओं की जरूरत है। तस्वीरों के बारे में कंगना बताती हैं, बस ये कुछ सेल्फियां सुबह में क्लिक की थी। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है कि कुवैत सुल्तान के निधन पर भारत में भी राजकीय शोक, रविवार को आधा झुका रहेगा झंडा। जी आपको बता दें कि कुवैत के सुल्तान शेख सबा अल अहमद अल सबा का 29 सितंबर को निधन हो गया था। 91 वर्षीय सुल्तान लंबे वर्ष से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अमेरिका के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। कुवैत के सरकारी टीवी चैनल से मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। 2006 में शेख जाबेर अल सबा की मौत के बाद शेख सबा अल अहमद ने कुवैत की गद्दी संभाली थी। अब उनकी जगह शेख नवाफ ने ली है। सुल्तान अल सबा के रिश्ते भारत के साथ काफी अच्छे थे। ऐसे में उनके निधन पर देश में भी एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को राजकीय शोक से संबंधित आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कुवैत के सुल्तान शेख सबा अल अहमद के निधन पर 4 अक्टूबर 2020 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। इस दौरान देश भर में जिन इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, वहां रविवार को ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके अलावा देश भर में किसी तरह के सरकारी मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। और वहीं अगली खबर बता दें कि 3 अक्टूबर को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। नाम है अटल टनल। जी हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर यातायात के लिए दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल को बनाया गया है। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे 3 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित रिसेप्शन योजना के अनुसार पीएम मोदी को जिलों की परंपराओं के अनुसार उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उसी दिन पीएम के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे। समाचार पीटीआई के अनुसार समारोह के दौरान सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 28 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रणनीतिक अटल बिहारी रोहतांग को खोलने के बाद पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और दोस्तों वहीं हाथरस केस को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी डीजीपी को लिखा पत्र, रात में अंतिम संस्कार पर मांगा जवाब। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा है। साथ ही उनसे इस बात का जवाब मांगा गया है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आधी रात को पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया।
इसके साथ ही प्रशासन से भी इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने बताया था कि उनके ऑफिस वालों ने पीड़ित के भाई से बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन उन्हें शमशान घाट तक ले गया था, लेकिन चेहरा नहीं देखने दिया गया। यूपी पुलिस का दावा है कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें अंतिम संस्कार के समय पीड़ित के परिवार की तरफ से एक बुजुर्ग शमशान घाट में मौजूद थे। इस दावे पर पीड़ित के पिता ने कहा, वीडियो में दिखाई दे रहे बुजुर्ग रिश्ते में चाचा लगते हैं, लेकिन पीड़ित के परिजन तो हम लोग हैं। उनको पुलिस ने बुलाकर सिर्फ दिखा दिया, हम लोग अंतिम संस्कार के समय मौजूद नहीं थे। अलीगढ़ जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से हाथरस पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं और हड्डियां भी टूटी हुई हैं, लेकिन जबरन रेप किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस घटना में प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती गई है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से, जिसमें आपको बता दें कि अब अभिभावकों को मिला राहत। ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। जी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। स्कूल फीस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद अभिभावकों की याचिका पर स्टे लगाने के आदेश दिए। बता दें कि निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस के नाम पर 70% फीस वसूलने के एकल पीठ के आदेश पर कल हाईकोर्ट खंडपीठ ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व एकल पीठ ने कोविड-19 के तहत निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश जारी किए थे, जिसका फायदा उठाकर अधिकांश निजी स्कूलों ने प्रतिशत फीस कम कर दी थी। इसके बाद 70% फीस जमा कराने के मैसेज अभिभावकों को लगातार भेजे जा रहे थे। इससे अभिभावक परेशान हो गए थे। अभिभावकों ने एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। और वहीं अब अगली खबर में बता दें कि मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला, कहा नहीं संभल रही है यूपी तो मठ में जाएं वापस। जी आपको बता दें कि हाथरस के बाद बलरामपुर जिले में हुई 22 वर्षीय छात्र के साथ हैवानियत पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी नहीं संभल रहा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मायावती ने यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और योगी आदित्यनाथ को वापस मठ में भेजे। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू, डीएल सहित अन्य दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध। जी आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित परिवर्तनों का एक हिस्सा 1 अक्टूबर यानी गुरुवार से लागू हो गया है, जिसमें अब ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि इससे वाहन ड्राइवरों को परेशानी से राहत मिलेगी और उत्पीड़न को रोकेगा। आपको बता दें कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा आयोग या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज रहेगा। साथ ही ड्राइवर के व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए फिजिकली उपस्थिति की मांग नहीं की जाएगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज आदि शामिल हैं। दस्तावेज डिजी लॉकर या एम परिवहन पर अपलोड किए जा सकते हैं। और वहीं पोर्टल पर बनाए गए रिकॉर्ड में निरीक्षण की तारीख और समय स्टैंप होगा। ड्राइवरों की गैर कानूनी उत्पीड़न से बचने और वाहनों की पुनः जांच या निरीक्षण से बचने के लिए वर्दी में पुलिस अधिकारी की पहचान की जाएगी। वहीं पोर्टल पर ई चालान जारी किया जाएगा और मोबाइल फोन का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है ताकि ड्राइवर की एकाग्रता भंग ना हो। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और वहीं अब अगली खबर में बता दें कि देश में कोरोना के मामले 63 लाख के पार। एक दिन में सामने आए 86,821 नए मामले। अब तक के 98,678 लोगों की जान गई हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 86,821 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 63 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। और वहीं 24 घंटे में 1,181 लोगों की जान चली गई है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 86,821 नए मामले सामने आए हैं और 1,181 लोगों की जान गई है। देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 63,12,585 हो गई है। और वही अगली बड़ी खबर बता दें कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत। स्कूलों को खोलने पर राज्य सरकार लेंगी फैसला। जी हम बात कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिली है और वहीं स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की शक्ति राज्यों को दी गई है। सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से अपनी बैठने की क्षमता के 50% तक खोलने की अनुमति होगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोला जाएगा। स्कूलों को कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद ग्रेडेड तरीके से निर्णय लेने की शक्तियां दी गई हैं। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा SOP जारी किया जाएगा। व्यवसाय के B2B प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी किया जाएगा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा MHA की अनुमति के अलावा बंद रहना जारी है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है बिग बॉस 14 को लेके कि सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कंटेस्टेंट बनने जा रही है राधे मां। हैरान कर देंगी ये मोटी रकम। जी आपको बता दें कि टेलीविजन का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो एक बार फिर से नए सीजन के साथ वापसी करने को तैयार है। शो के 14 सीजन को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, खासकर कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर। इस बार सबसे चर्चित कंटेस्टेंट है राधे मां। शो के शुरू होने से पहले ही राधे मां सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी फीस से लेकर मेकर से एक बात पर असहमति तक कई तरह के चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। आपको बता दें बिग बॉस के घर में मेकर्स ने राधे मां की एंट्री कंफर्म कर दी है। बीते मंगलवार राधे मां का एक वीडियो कलर्स चैनल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया था, जिसमें वो बिग बॉस के घर में एंट्री लेती दिख रही थी और वहीं बैकग्राउंड में उनकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में राधे मां की फीस को लेकर दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राधे मां की फीस इतनी तगड़ी है कि वो बिग बॉस 14 की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली कंटेस्टेंट बन गई हैं। इस रिपोर्ट में बिग बॉस फैन पेज के हवाले से बताया जा रहा है कि राधे मां को बिग बॉस के घर में रहने के लिए हर हफ्ते 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह ऑफर इस सीजन में आने वाले सभी कंटेस्टेंट से ज्यादा है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट में राधे मां और शो के मेकर्स के बीच असहमति का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिग बॉस के मेकर्स ने उनसे उनका त्रिशूल घर के बाहर ही छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन राधे मां इसके लिए तैयार नहीं हुई। बताया जा रहा है कि बिग बॉस से कंटेस्टेंट के लिए नियम है कि वो कोई ऐसी चीज घर में लेकर नहीं जा सकते जिससे कि सामने वाले को नुकसान पहुंच सके। अब देखना होगा कि इस असहमति का अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।